ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, कल मैंने और आपने जो वीडियो की थी, मैंने कहा था कि काजी फाइज ईसा साहब आप मेरे साथ शर्त लगा लें 5-0 से ये फैसला आएगा, उमर अता बंदयाल साहब का जो फैसला है ना ये उड़ा दें। आज जो हेयरिंग हुई है उसमें तकरीबन सारी चीज़ें वैसे ही चली हैं। जितने नैब में इस वक्त केसेस चल रहे हैं वो रोक दिया गया कि इन पर फैसला ना दिया जाए। क्या मैं समझूं कि प्रैक्टिकली आज उमर अतास बंदयाल साहब के दिए हुए फैसले को उड़ा दिया? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, उड़ा देना तो मेरे ख्याल में शायद मुनासिब लफ्ज़ नहीं बनता, लेकिन ये बात ज़रूर है। सेट असाइड कर दिया? नहीं नहीं, सेट असाइड नहीं है। सेट असाइड का मतलब तो ये होता है कलअदम करार देना, जी बिल्कुल उड़ा देना। नहीं, उसका फैसला तो भी आएगा, जी जी, लेकिन जो अभी हेयरिंग हुई है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, जी आज की जो समाअत हुई है उसमें 3-4 मेन पॉइंट्स बनते हैं। एक तो ये कि जो दरख्वास्त गुजार थे, मेरे ख्याल में मोहम्मद ज़ुहैर उनका नाम है शायद, जिनके वकील थे फ़ारूक एच नाइक साहब, और उन्होंने आज अदालत से ये इस्तदा की कि 15 सितंबर का नैब तरामीम के ख़िलाफ़ जो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला है उसको उस पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए। क्योंकि आप देखें कि वो फ़ैसला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फील्ड में मौजूद है, शार्ट उसका जो जजमेंट है वो आ चुका है। तफसीली वजूहात अभी आना बाकी हैं, और ज़राए के मुताबिक अभी तक सुप्रीम कोर्ट के वो 3 जज साहबान, 2 जज साहबान, क्योंकि एक ने तो अपना इख्तलाफी नोट तफसील से वो लिख के जारी कर दिया हफ्ते के रोज़, जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस साहब। मंसूर अली शाह साहब ने। लेकिन जो अक्सरियती फ़ैसला है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल हैं, राय के मुताबिक अभी तक उन्होंने वो तफसीली फ़ैसला लिखना शुरू नहीं किया। और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है वो इस हवाले से उनके ऊपर तनकीद होती थी कि वो अपने मुकदमात का तफसीली फ़ैसला ताख़ीर से जारी करते हैं। अमूमन 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने भी लग जाते हैं। सही। तो अब वो रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के पास 6 माह का टाइम होता है कि वो 6 महीने तक अपना चैम्बर इस्तेमाल कर सकता है। चैम्बर इस सेंस में कि तो ये जो जो फैसले हैं फैसले वो लिख के जाए। पेंडिंग होते हैं वो फैसले अपने लिख के अपने सारे वो जो चीज़ें रूटीन में हैं उनको क्लियर करके जाए। तो अभी फैसला जब इसके ऊपर लिखा जाएगा तो मेरे ख्याल में शायद महीना, 2 महीने, या मुमकिन है 3 महीने भी लग जाएं। लेकिन अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक समाअत कर चुकी है तो इससे वो दोनों जज साहबान के ऊपर भी थोड़ी सी बाइंडिंग आएगी कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द तहरीरी फैसला, तफसीली फैसला जारी किया जाए। तो जो इस्तदा की थी फ़ारूक एच नाइक साहब ने कि उस फैसले के ऊपर हुक्म इम्तना दिया जाए, तो वो उस पर अदालत ने उनकी वो इस्तदा मुस्तरद कर दी है कि हुक्म सही। इम्तना जारी नहीं होगा। लेकिन उसमें फिर अदालत ने उनको रिलीफ साथ ये दे दिया। अदालत ने कहा कि नैब अदालतें जो रेफरेंसेस उनके पास ज़ेर इल्तवा हैं, ज़ेर समाअत हैं जो। जी जी, ज़ेर समाअत या ज़ेर इल्तवा हैं, उनके ऊपर वो समाअत कर सकती हैं, कार्रवाई आगे बढ़ाती रहें, लेकिन उसके ऊपर कोई हतमी फ़ैसला ना करें। मिसाल के तौर पे एक नैब अदालत में किसी सियासी रहनुमा का केस है, उसके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ती है, शवाहिद, रिकॉर्ड, सारी चीज़ें वो मामूल के मुताबिक, और जरा भी होती है गवाहान के ऊपर, और उसके बाद अदालत कहती है केस का फ़ैसला महफूज। तो वो फैसला उस वक्त तक महफूज रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इन अपीलों के ऊपर समाअत खत्मी नहीं हो जाती। सही। तो ये रिलीफ अदालत की जानिब से ज़रूर दिया गया। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि जो मुल्ज़मान नैब अदालतों में पेश होंगे उनको ज़मानत के लिए अप्लाई करने के भी वो हकदार होंगे, वो ज़मानत भी अदालत ट्रायल कोर्ट से ले सकेंगे। तो ये कुछ रिलीफ है जो इस केस की समाअत के दौरान उन मुल्ज़मान को दिया गया है जिनके रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में, ये ट्रायल कोर्ट में ज़ेर फॉर द इल्तवा टाइम बीइंग फॉर द सर। टाइम बेइंग। और सही। उसके साथ साथ अब साथ जैसा मैंने आपको बताया कि हुक्म इम्तना तो दिया नहीं गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का 15 सितंबर का फैसला फील्ड में है, और जब तक वो फील्ड में रहेगा उस वक्त तक ये तमाम जो रिलीफ नैब तरामीम के ज़रिए दिया गया था वो नहीं मिल सकता। लेकिन इसमें एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वफाकी हुकूमत के किरदार के ऊपर भी इसमें तनकीद की। ये मैं जब भी आपके साथ बैठता हूँ ना, मुझे ये तीसरी बार यहाँ पे छींक आ रही है, और वो भी इस टाइम पे। कोई याद करता है ना। अल्लाह खैर ही करे। अच्छा, दूसरा इसमें आप सुप्रीम कोर्ट ने
वफाकी हुकूमत के सबसे फ्रीक बनने मशकूक पर। किरदार है वो वफाकी हुकूमत के, कि वो फ्री क्यों बन रही है। ये हम पहले जी भी जी जी वीडियो जी। इस पर पूरी कर चुके हैं। और उसमें आप देखें कि वफाकी हुकूमत के इस केस में फ्रीक बनने पर जो कि जस्टिस अतर निगरान मिनल्ला ने हुकूमत है। जी जस्टिस अतर मिनल्ला ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि वफाकी हुकूमत इस केस में फ्रीक क्यों है। उस पर फिर अटार्नी जनरल ने कहा कि ये कानून चूँकि पार्लियामेंट ने बनाया था, हुकूमत ने बनाया था, तो इसलिए वफाकी हुकूमत इसमें फरीक है। लेकिन वही अहम नुकता ये बनता है कि कानून बनाया पार्लियामेंट ने, आप कौमी हज़ारी के पार्लियामेंट मुहाफिज हैं या उस आपने उससे हर एक। हट के हाँ, सर, कानून बनाया पार्लियामेंट ने। उस वक्त जो हुकूमत थी वो थी लूली लंगड़ी जैसी भी सही, वो पकड़ दकड़ जी 11। जी वो कम अज कम वो अवामी नुमाइंदे थे, वोट जी। लेके आए थे पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने वो कानून साजी की। तो निगरान हुकूमत का तो इसमें कोई स्टेक बनता ही नहीं है, क्योंकि निगरान हुकूमत ना तो अवामी हुकूमत है, ना अवाम के अंदर इनकी किसी किस्म की कोई जड़ है, जो जड़ें हैं, जो लोग इस वक्त हुकूमत में मुशीर हैं, वजीर हैं, या मुआविनीन खुसूसी हैं। तो इसलिए वफाकी हुकूमत का इसमें थोड़ा सा जो किरदार है वो वाकई मशकूक है, क्योंकि हुकूमत का बहरहाल ये काम होता है कि वो आवाम का वो पैसा जो टैक्स की मद में आवाम से वसूल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वो आवाम के फलाह व बहबूद की बजाय अगर इस तरह करप्शन की नज़र होता रहे और उसमें हुकूमतें इस बात पर फरीक बन जाए कि देखें जी हमने कानून बनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने वह कानून कलअदम करार दिया है, और उस कानून से मुबैना तौर पे 1100 अरब रुपए के जो रकम थी या पैसा था आवाम का, पाकिस्तानी आवाम का, वो माफ़ कर दिया गया, लोगों को खुली छूट दे दी गई। और सबसे अहम नुकता इसमें फिर ये भी है कि बारगेन किया हुआ पैसा प्ली बारगेन के जरिए जो नैब वसूल करके आगे लोगों में तकसीम कर चुका है, जिनसे लूटा गया था, उस पैसे का क्या होगा। तो मेरे ख्याल में अभी इस केस के ऊपर जब ये समाअत होगी प्रॉपर इसके ऊपर, तो फिर उसके बाद इससे बहुत सारी ये चीज़ें जो हैं ये खुलेंगी, इनके ऊपर बहस होगी, दलाइल दिए जाएंगे, सवालात उठाए जाएंगे, और ये इतनी आसान बात नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट यकतरफा तौर पे ही इन तमाम तरामीम को बहाल कर दे। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में भी अगर आप देखें तो उसमें भी जो कानून की एक हिस्सा है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, और वो हिस्सा क्या था कि माजी से नैब वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है उसका इतलाक नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये इस केस में भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 10 के आज करीब, भी उन्होंने कहा है कि मैं तफसीली फैसला आने तक अब जी जी तफसीली फैसला, वही बात है कि तफसीली फैसला जब आ जाएगा, तफसीली फैसले में फिर सुप्रीम कोर्ट ये लिखेगी कि भाई ये तरमीम थी, इसको हमने कलअदम करार दिया है, ये शिक थी फला, क्योंकि उसमें वो देखे कि सुप्रीम कोर्ट शिक वाइज कि कौन कौन सी शिक थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम क्यों करार दिया, उसकी क्या वजूहात है। तो वो जब वजूहात हमारे पास सामने आएंगी फिर हमें उस तफसीली फैसले को भी समझने में मदद मिलेगी, और फिर उससे आगे सुप्रीम कोर्ट को इन अपीलों पर समाअत चलाने की कार्रवाई आगे बढ़ाने में भी ज़रा मुआवनत मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से ये कलअदम करार दी। पहला बेंच नहीं है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले की रोशनी में बना, 5 रुकनी आईनी, जी जी ये पहला केस है मेरे ख्याल में। पहला अपील का हक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के जरिए दिया गया है, ये उसके तहत पहला बेंच है। और इन अपीलों को सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील का नाम दिया है। गुज़श्ता हफ्ते इसका एक सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की जानब से जारी किया गया था। उसके अलावा इसमें आज इमरान खान का भी जिक्र हुआ, इमरान खान को फैसले की कापी और नकूल बन जाने का भी हुक्म दिया गया है। जी जी, ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा है, क्योंकि इमरान खान जो मरकजी केस था ना नैब तरामीम के खिलाफ, उसमें फरीक इमरान खान साहब थे। उन्होंने 2 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम को चैलेंज किया था, दरख्वास्त दायर की थी, और उसके ऊपर कलबन 20 या 20 जुलाई को शायद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 3 रुकनी बेंच बनाया था और उस केस की समाअत हुई थी। तो इमरान खान को भी अब यही नोटिस जारी किया गया और अदालत की जानब से ये भी हुक्म दिया गया है कि जो नैब अपीलें हैं इनकी नकूल, जितनी भी अपीलें दायर हुई हैं, इन अपीलों की नकूल और जो आज का हुक्मनामा है इसकी कापी भी, मुसद्दका कापी, वो इमरान खान को सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला जेल के ज़रिए जेल में फ़राहम की जाए। उसके बाद फिर आप देखें कि इमरान खान साहब अपने वकील के ज़रिए हिदायत भी जारी करेंगे। और पिछले केस में ख्वाजा हारिस साहब सुप्रीम कोर्ट में उनकी वकालत उन्होंने की थी। अब देखना यह है कि क्या ख्वाजा हारिस साहब ही इमरान खान को इस अपील में भी सुप्रीम कोर्ट में उसकी नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो पनामा केस में नवाज शरीफ साहब के थे। तो ख्वाजा हारिस साहब अब देखें कि जो इमरान खान की लीगल टीम है उससे अलग हो चुके हैं। तो अब देखना यह है कि क्या ख्वाजा हारिस साहब इस केस में अब भी इमरान खान की नुमाइंदगी करेंगे
या इमरान खान इसमें उनकी जगह किसी और को अपना वकील नामजद करते हैं। आज केस की समाअत के दौरान फ़ारूक अजनायक की जानिब से ये भी कहा गया कि इस केस को अपील की तरह यानी कि मुकम्मल तौर पर इस केस को दोबारा सुना जाए। जी जी, उस पर फिर वो देखें कि अगर वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का इतलाक़ किया जाता तो फिर उसके ऊपर यही एतराज़ उठा कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का इतलाक़ होता है तो फिर आपकी जो दरख्वास्तें हैं वो ज़ेर अल्तवा तसव्वुर होंगी। तो उस पर उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर जिस तरीके से ये दरख्वास्तें इस वक्त चल रही हैं इनको इसी तरीके से चलाया जाए। मेरे ख्याल में ये केस कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं चलेगा, 3 या 4 समातें मैक्सिमम शायद इसकी होंगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस केस को हतमी शक्ल देते हुए इसका फैसला करेगी। इम्कान यही है। उसकी एक वजह यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से आज बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नैब तरामीम जो की गई, जो अमेंडमेंट कानून में की गई, उससे कोई किसी को कोई ख़ास या फ़ायदा नहीं हुआ। उनसे सिर्फ जो फोरम था वो तब्दील किया गया। यानी पहले नैब अदालतें इसको देख रही थी, केस का ट्रायल चला रही थी। अब ये मामला जो है मुमकिन तौर पर वो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट या उस जैसे कोई मुतबादिल फोरम मौजूद है तो उसके सामने ये मुकदमात जाएंगे। और जैसा कि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नैब तरामीम है इससे कोई बरी नहीं हुआ और तमाम इल्ज़ामात उसी तरह मौजूद हैं और तमाम ये भी फॉर द टाइम बीइंग है। सर ये तो उस वक्त तक है ना। देखें, जब इस अपील का फैसला आ जाएगा हतमी तो उसके बाद तो फिर ज़ाहिर बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 15 सितंबर का फैसला वो कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं था और कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, 2 ट्रक वापस चले जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल वो 2 ट्रक वापस जाएंगे। क्योंकि आप देखें कि यही वो 5 जजेस हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में इस बात पर अपना जहन जाहिर कर चुके हैं कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और पार्लियामान को इसके अदालत को सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की गई कानून साजी को नहीं जांचना चाहिए। आप हफ्ते का जो जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट है, आप उसमें उसको पढ़ के देख लें, उसमें भी बिल्कुल यही बात की गई है कि पार्लियामान की मर्जी है कि वो जो भी कानून साजी करे, जब तक आईनी हदूद की खिलाफ वर्जी ना हो तब तक हमें उसके अंदर वो मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का ये बड़ा एक अजीब नुक्ता था क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में कानून में जो अपील का हक देने की एक शिक थी उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह क्यों नहीं बोले? क्योंकि अपील का हक देने के लिए आपको आइन में तरमीम करना थी और आपने सादा कानून साजी से अपील का हक दे दिया, तो यहाँ पर आइन की खिलाफ वर्जी तो हुई थी। फिर उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखना चाहिए था कि भाई ये सादा कानून साजी से आइन में तरमीम के मुतरादिफ कोई इकदाम नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कलअदम करार दिया जाए। लेकिन उसके ऊपर वो खामोश रहे। तो मेरे ख्याल में शायद ये सिलेक्टिव हैं वो आइन की खिलाफ वर्जियाँ। और इस वक्त जो 5 जजेस इस केस को सुन रहे हैं ये वही जज हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में अपना जहन जाहिर कर चुके हैं। पार्लियामेंट के कानून साजी का मामला वो उस पर अपनी राय दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये इसी तरह ही इसका फैसला यही आएगा कि मुमकिन तौर पर पार्लियामान को इख्तियार है कि वो कानून साजी करे। लेकिन मेरी अभी भी एक समझे कि ऑब्जर्वेशन है, मुमकिन है मैं उसमें गलत साबित हूँ मुस्तकबिल में, लेकिन मुझे अभी यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद उन तमाम तरामीम को बहाल नहीं करेगी जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी अक्सरियती जो जजेस थे जिन्होंने अपना ये अक्सरियती फैसला जारी किया था और उन्होंने 9 के करीब मुख्तलिफ शिकों को कलअदम करार दिया था। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए कि जैसे प्ली बारगेन की एक शिक थी, तो अगर प्ली बारगेन वाली शिक के ऊपर कानून साजी बहाल होती है तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट या नैब उन तमाम लोगों से पैसे वापस लेगा जिनको वो जो करप्ट लोग हैं उनसे वसूल करके प्ली बारगेन के जरिए और उनको वापस दिलवा चुके हैं? तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हम देखेंगे कि केस की समाअत जब आगे बढ़ेगी, सवाल जवाब होंगे, तो उससे फिर हमें मजीद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस केस का मुमकिन फैसला क्या आ सकता है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़किया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।